हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल किसान क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर के बारे में कि मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं वैक्यूम पंप एंड स्टीम इंजेक्टर एंड वाटर इंजेक्टर पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर के बारे में। तो देखिएगा, आज हम मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर में फोर्थ स्टेज स्टीम इंजेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? फोर्थ स्टेज स्टीम इंजेक्टर के बारे में। तो इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर या फोर्थ स्टेज स्टीम इंजेक्टर बोले या टू स्टेज स्टीम इंजेक्टर का क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पज है इसे यूज करने का। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि जहाँ पे हमें हाई वैक्यूम यानी कि 755 mmHg से प्लस वैक्यूम चाहिए होता है, यानी कि 760 तो एक्चुअल में कहीं आता नहीं, क्योंकि कोई चीज़ आइडियल तो होती नहीं है। तो 758 759 mmHg जहाँ पे हमें वैक्यूम चाहिए होता है एंड हाई विथ हाई सक्शन लोड, मतलब जहाँ पे हाई वैक्यूम एंड हाई सक्शन लोड दोनों चाहिए होता है, वहाँ पे हम मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर का यूज करते हैं। देखिए, हाई वैक्यूम की जहाँ तक बात रही तो वो तो हम आपको इससे पहले जो वीडियो में हम आपको बताए थे, वाटर इंजेक्टर एंड स्टीम इंजेक्टर कंबाइंड सिस्टम, वो भी हाई वैक्यूम आपका दे देगा, 755 वैक्यूम तो वो भी दे देगा। लेकिन होगा क्या कि उसे जब आप लोड देंगे ना, जब हाई सक्शन लोड वो लेगा, मतलब उसे थोड़ा लोड देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वैक्यूम ड्रॉप होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम ड्रॉप होगा। लेकिन जहाँ पे वैक्यूम कांस्टेंट आपको चाहिए होता है, मतलब आपको लोड भी ज़्यादा देना है एंड वैक्यूम ड्रॉप ना हो, उस कंडीशन में हम मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर का यूज करते हैं। क्योंकि मल्टी स्टेज, देखिए यहाँ पे वैक्यूम ड्रॉप क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर है तो इसमें मोर देन 2 इंजेक्टर्स लगे होते हैं, यानी कि 2 लगे रहेंगे, 3 लगे रहेंगे, 4 लगे रहेंगे। जैसे फोर्थ स्टेज है तो फोर्थ 4 इंजेक्टर लगे रहेंगे, यानी कि 4 वेंचुरी लगी रहेंगी। 2 स्टेज का है तो 2 वेंचुरी लगी रहेंगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेज के बारे में। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि मतलब मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर का यूज क्यों किया जाता है, जहाँ पे हाई वैक्यूम एंड हाई सक्शन लोड की आवश्यकता होती है, वो भी विद मतलब वो भी कांस्टेंट रहे, वैक्यूम ड्रॉप ना हो, कांस्टेंट वैक्यूम देता है हाई लोड के साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन बताने से पहले इसके हम पार्ट्स बता दें आपको, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा, जब हम फोर्थ स्टेज स्टीम इंजेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 4 इंजेक्टर तो लगे रहेंगे, यानी कि 4 वेंचुरी तो लगी रहेंगी। देखिएगा, ये आपका एक इंजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक इंजेक्टर यहाँ पे है, एक इंजेक्टर ये है, एक इंजेक्टर ये है, 4 इंजेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 कंडेंसर लगे हुए हैं। ये कंडेंसर क्या है यहाँ पे, देखिएगा, ये आपका सिंपली सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर ही होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए कंडेंसर यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे कंडेंसर क्यों बोलना है, उसका क्या रीजन है। तो देखिएगा, इस हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि हीट ट्रांसफर के साथ साथ फेज चेंज हो रहा है, यानी कि लेटेंट हीट रिमूव हो रही है, इसलिए इसको हम कंडेंसर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी कंडेंसर लगा हुआ है, आपका एक सेकेंडरी कंडेंसर लगा हुआ है। प्राइमरी कंडेंसर से 2 इंजेक्टर जुड़े हुए हैं, 2 वेंचुरी जुड़ी हुई हैं, और देखिए एक वेंचुरी ये है, एक वेंचुरी ये है, और सेकेंडरी कंडेंसर से भी 2 वेंचुरी जुड़ी हुई हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और देखिएगा, ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो तीनों लाइनें आप देख रहे हैं, ये क्या है, बैरोमेट्रिक लेग हैं। ये क्या है, बैरोमेट्रिक लेग। अभी आगे चल के इसके बारे में बताएंगे, इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका क्या है, बैरोमेट्रिक पोर्ट है। ये आपका क्या है, बैरोमेट्रिक पोर्ट है, अभी इसके बारे में बताएंगे। और इधर देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम लाइन है। ये क्या है, वैक्यूम लाइन है, जो कि एक कैचपॉट में जाती है, और इस कैचपॉट से आपका वैक्यूम प्लांट में सप्लाई होता है। किसी भी इक्विपमेंट में, जिस भी इक्विपमेंट में आपका यूज करना हो, जैसे वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं तो वैक्यूम के डिस्टिलेशन के कंडेंसर में जा रहा हो, या तो आपका कहीं और किसी भी प्रोसेस में जहाँ भी यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आपका यूज, ये लाइन वहाँ पे जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका स्टीम इंजेक्टर से ये जो वैक्यूम की लाइन आ रही है कैचपॉट में, उस लाइन में एक एनआरवी या एक्सवी वाल्व दिया रहता है, यानी कि एक्सवी वाल्व या तो नॉन रिटर्निंग वाल्व यहाँ पे दिया रहता है। तो इसको देने का पर्पज क्या होता है, तो इसके देने का पर्पज ये होता है, ये सेफ्टी पर्पज से दिया जाता है कि किसी कारणवश इधर कहीं वैक्यूम ड्रॉप होने लगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस यहाँ से कैचपॉट से जो आपका सिस्टम में जिस भी इक्विपमेंट में वैक्यूम गया है, उस सिस्टम में क्या होगा, आपका वैक्यूम लॉक हो जाएगा, या कहीं पावर फेलियर हुआ या कोई भी अब नॉर्मल चीज हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वैक्यूम लॉक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एनआरवी या एक्स भी दिया जाता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। पहले वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद हम बैरोमेट्रिक लेग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसकी वर्किंग में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका सेकेंडरी कंडेंसर में जो इंजेक्टर आप देख रहे हैं ना, इसमें स्टीम का वाल ओपन करते हैं, इसमें स्टीम का वाल ओपन करते हैं। अब देखिए होता क्या है, वहाँ पे
एक आपका हेडर रहेगा, एक आपका हेडर रहेगा, स्टीम का हेडर रहेगा, मेन हेडर रहेगा, उसमें आपकी हाई प्रेशर स्टीम आती है, एक हाई प्रेशर स्टीम की लाइन आएगी। हाई प्रेशर यानी कि आपका कम से कम 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका प्रेशर रहता है, मैक्सिमम का 12 kg 13 kg और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसकी डिजाइनिंग पे कितनी कैपेसिटी का इसको डिजाइन किया गया है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आप सिंपल बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर स्टीम यूज किया जाता है इसमें मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर में। और इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ से आपका स्टीम 1 के लिए, स्टीम 2 के लिए, स्टीम 3 के लिए एंड स्टीम 4 के लिए लाइनें गई रहेंगी। तो यहाँ से आप पहले स्टीम 1 का वाल जब खोलेंगे, यहाँ पे जब स्टीम का वाल खोलेंगे तब यहाँ से स्टीम जब इसमें इनलेट करेगी इस नोजल से, इसके नोजल से। अब देखिए पहले इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं, पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद इन सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि इसकी वर्किंग तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिएगा इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, पहले देखिए इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपका एक सिंपली एक नोजल होता है, ठीक है, एक नोजल होता है। उसके बाद का आपका वैक्यूम चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है, ये वैक्यूम चैम्बर होता है। फिर आपका एक रिड्यूसर होता है, फिर डिफ्यूजर होता है, ये लगे रहते हैं, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, ऐसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसमें देखिएगा, अब इस चीज़ को आप जस्ट यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे जो इंजेक्टर है उसको आप यहाँ पे समझिए। तब यहाँ पे जो स्टीम डालना है उसको कहाँ पे डालना है, स्टीम इसमें डालना है, ठीक है, स्टीम किस में डालना है, इसमें डालना है। अब देखिए नोजल क्या रहता है, पहले इसका एरिया ज़्यादा रहता है, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस नोजल की एरिया कम होती जाती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे तो प्रेशर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ती है, एरिया घटती है, वैसे वैसे उसकी प्रेशर बढ़ती जाती है। तो इसके अंदर जैसे जैसे एरिया घट रही है उसके वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है वैसे क्या होती है, ये हाई वेलोसिटी से निकलता है, जैसे ये बाहर निकलता है वैसे हाई वेलोसिटी से निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके निकालना है। तो बाहर जब नोजल से बाहर निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा उसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका फ्लो रेट क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से वो आगे निकल रहा है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बर्नौली थ्योरम में आप क्या कहता है, बर्नौली थ्योरम कहता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुका हूँ, इसको बहुत अच्छे से अगर समझना है आपको तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो इस रीजन में प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका सक्शन क्रिएट होने लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सक्शन क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्टीम का बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका सक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होने लगता है, यही आपका वैक्यूम होता है। तो यही ऐसे ही यहाँ पे जब हम स्टीम डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होने लगता है, यहाँ पे क्या होता है, सक्शन क्रिएट होने लगता है। तो ये वैक्यूम क्या आता है, इस कंडेंसर में आता है। इस कंडेंसर के किस में आएगा, सेल साइड में, क्योंकि ट्यूब साइड में तो इस कंडेंसर की ट्यूब साइड में तो कूलिंग वाटर घूम रही हैं। देखिए इसमें कूलिंग वाटर यहाँ से इनलेट करेगा, यहाँ से आउटलेट होगा, और प्राइमरी कंडेंसर में कूलिंग वाटर यहाँ से इनलेट करेगा और यहाँ से आउट करेगा। किसमें क्यों इनलेट करेगा, ट्यूब में इंटर करेगा। और सेल आपका क्या रहेगा, सेल में आपका क्या हुआ, यहाँ पे वैक्यूम आया। अब ये वैक्यूम यहाँ से आते हुए इस इजेक्टर से क्या होगा, इस लाइन के थ्रू इस कंडेंसर में आएगा और यहाँ से होते हुए यहाँ पे वैक्यूम आएगा और ये कैचपॉट में आएगा। फिर क्या करेंगे, आपका दूसरा स्टीम ओपन किए, फिर यहाँ पे स्टीम ओपन किए, तो यहाँ पे कुछ वैक्यूम क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा स्टीम का वाल जब ओपन किए तो फिर यहाँ से भी वैक्यूम क्रिएट होने लगा, ये वैक्यूम तो आ ही रहा है। फिर यहाँ से भी ये वैक्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो इस यहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट हुआ, ये भी इस कंडेंसर में आया। अभी इस कंडेंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर स्टीम डालना है, तीसरे स्टेज में तीसरी स्टीम डालना है, फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, दो वैक्यूम इधर क्रिएट होकर इधर आ चुके हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हुआ रहा है, ये तीसरी स्टीम डालना है तो फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। फिर इधर से ये चौथा स्टीम यहाँ पे डालना है, मतलब फोर्थ स्टेज की, यहाँ पे फिर स्टीम डालना है तो फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। यानी कि यहाँ से आते आते आपका पूरा 760 यानी कि 759 mmHg का यहाँ पे वैक्यूम आता है। और वो भी मतलब वैक्यूम तो आपका ये सेकेंड स्टेज में ही आ जाएगा, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में ही लगभग वैक्यूम आने लगता है। लेकिन ये क्या रहता है कि ये बूस्टर का काम करने लगते हैं। फिर ये चारों स्टेज मिलकर क्या करते हैं, बूस्टर का काम करने लगते हैं, कंटिन्यूस वैक्यूम को बनाए रखते हैं, ठीक है। इस तो फाइनली आपका क्या मिलता है, यहाँ पे आपका 760 mmHg का यहाँ पे वैक्यूम मिल जाता है। 760 mmHg न बोले तो इसको 759 या 758 बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है। आपका 760 तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैक्यूम आएगा और ये वैक्यूम क्या होगा, यहाँ से आपका प्लांट में जाएगा। ये वैक्यूम क्या होगा, यहाँ से प्लांट में जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कंडेंसर क्यों यूज करते हैं। तो देखिएगा
ये जो स्टीम यहाँ पे डालें और यहाँ पे स्टीम डालें, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये स्टीम यहाँ पे इनलेट करके यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दी, उसके बाद इस डाइवर्जन सेक्शन में वो थोड़ा सा कंडेंस हुई, फिर ये नीचे आएंगी और ये फिर यहाँ पे स्टीम आया, तो ये सभी स्टीम यहाँ पे आ रही हैं, तो ये अच्छे तरीके से कंडेंस हो, इसलिए यहाँ पे कंडेंसर का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर वो कंडेंस नहीं होंगी तो आपका वैक्यूम ड्रॉप होगा। क्योंकि आप एक ला जानते होंगे, आइडियल गैस ला, कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, पीवी बराबर एनआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जो लिक्विड मतलब जो स्टीम यहाँ पे इनलेट कराएं वो कंडेंस होकर आ रही है, उसका टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छे से वो टेम्परेचर उसका डाउन होगा और कंडेंस होगा, उतना ही अच्छा आपका वैक्यूम क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है, जबकि जो स्टीम जा रही है वो अच्छे से यहाँ पे कंडेंस हो जाए। फिर ये सेकेंडरी कंडेंसर, इसलिए यहाँ पे भी यही फंडा होता है कि यहाँ पे जो स्टीम इनलेट हो रही है वो आसानी से कंडेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, आसानी से कंडेंस हो जाए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि आपका ये बैरोमेट्रिक लैग लगी रहती हैं। ये क्या होती हैं, बैरोमेट्रिक लैग लगी रहती हैं। तो देखिए ये प्राइमरी कंडेंसर में एक लैग लगी रहेगी, जो यहाँ पे स्टीम यहाँ पे इनलेट किया, यहाँ पे स्टीम इनलेट किया, वो तो वैक्यूम क्रिएट होना था, वो तो क्रिएट हो गया। उसके बाद ये स्टीम इस कंडेंसर में ही तो आएगी, कंडेंसर में सेल साइड में आती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये वो स्टीम कंडेंस हो गई। अब कंडेंस होने के बाद तो ये कंडेंसर भरने लगेगा, और ज़्यादा भर गया तो फिर वैक्यूम, अब तो यहाँ से जो वैक्यूम जा रहा हो तो जाएगा ही नहीं आगे, और आपका वैक्यूम भी ड्रॉप होने लगेगा। तो इसको आपको खाली करना है, जो स्टीम कंडेंस हो रही है इसको खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए बैरोमेट्रिक लैग लगाते हैं, और वो लैग क्या होती है, एक बैरोमेट्रिक पोर्ट से के अंदर रहती है। उस बैरोमेट्रिक पोर्ट में क्या होता है, वो कंडेंसेट आने लगता है, ठीक है। वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है और फिर यहाँ से आपको ड्रेन करना रहता है, आप ड्रेन कर सकते हैं। यही फंडा यहाँ पे सेकेंडरी कंडेंसर में होता है। सेकेंडरी कंडेंसर का भी जो कंडेंसेट होता है वो बैरोमेट्रिक पोर्ट में आता है। और ये जो पहला वाला जो आपका इजेक्टर देख रहे हैं, या आप बोल सकते हैं लास्ट वाला जो इजेक्टर है, इसका जो कंडेंसेट होता है वो डायरेक्ट इस कंडेंसर में नहीं जुड़ा रहता है, उसका कंडेंसेट डायरेक्ट इस बैरोमेट्रिक पोर्ट में आ जाता है। इसका कंडेंसेट की डायरेक्ट इस बैरोमेट्रिक पोर्ट में आता है। अब ये देखिए जो बैरोमेट्रिक लैग होती हैं, इस बैरोमेट्रिक पोर्ट में डूबी हुई होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या होगा कि ये जो कंडेंसेट आ रहे हैं तो भरेगा ही, तो एक ऐसा लेवल इसमें मेंटेन किया जाता है ताकि ये जो लेग हैं, ये लेग इसमें डूबी रहें। अगर डूबी नहीं रहेंगी तो यहाँ से क्या होगा, सक्शन लेगा और आपका ये वैक्यूम पूरा क्या होगा, ड्रॉप होगा। वो क्या होगा, वैक्यूम आपका ड्रॉप होगा, इसलिए इसको यहाँ पे डूबा हुआ होना चाहिए। अब देखिए दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ये जो आप लैग देख रहे होंगे, ये कहीं पे भी अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री विजिट करेंगे, तो ये जो लैग देखेंगे आप, ये बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। या कहीं पे भी अगर मोड़ ले रहे हैं इसको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मोड़ रहे हैं या यहाँ से इसको मोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं आप उसको मोड़ सकते हैं। उसको मोड़ने के लिए आपको उसको 45 डिग्री एंगल देना पड़ेगा, ठीक है। उसको 45 डिग्री एंगल पे ही उसको मोड़ते हैं। अब इसको 45 डिग्री एंगल क्यों देते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो इजीली यानी कि फ्रीली वो क्या हो, ड्रेन हो, फ्रीली और कंडेंसेट क्या हो, ड्रेन हो के इस बैरोमेट्रिक पोर्ट में आए। और 90 डिग्री पूरा सीधा क्यों नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका एयरलॉक वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसको 90 डिग्री बिल्कुल इंक्लाइन भी नहीं रखते हैं, वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल लगते हैं, जिससे क्या हो, वो फ्रीली ड्रेन हो सके, ठीक है, जिससे क्या हो, वो फ्रीली ड्रेन होके इस बैरोमेट्रिक पोर्ट में आ सके। अब दूसरी चीज़ क्या इसमें है कि इस बैरोमेट्रिक पोर्ट से और स्टीम इजेक्टर के बीच में एक हाइट होती है। आप बोल सकते हैं कि ये जो बैरोमेट्रिक लैग होती हैं, इनकी एक हाइट डिफाइन है कि उतना हाइट रखना है। वो हाइट क्या होता है, तो देखिए 10.3 मीटर, 10.3 मीटर ये हाइट आपको मेंटेन रखनी है। यानी कि कहीं पे भी अगर वैक्यूम मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपका जो बैरोमेट्रिक लैग होगा वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होगा, और जो आपका मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर होगा वो देखेंगे आपका सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लगाया जाता है। तो उसके बीच में आपको इस बैरोमेट्रिक पोर्ट या बोल सकते हैं इस लैग की हाइट कम से कम 10.3 मीटर होनी चाहिए। अब ये 10.3 मीटर क्यों होनी चाहिए, इसका क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे जो आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, इस कंडेंसर में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहे हैं, वो उसकी जो 760 mm आपका जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें इतना पावर है कि अगर आपका 10.3 मीटर से अगर कम हाइट होगा तो वो जो कंडेंसेट है वो नीचे आएंगे ही नहीं, वो कंडेंसेट नीचे आएंगे ही नहीं। इसलिए इसको इतना हाइट रखना जरूरी है, उसी कंडीशन में ये कंडेंसेट नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस हाइट को मेंटेन किया जाता है। अब ये आप ये देख ले, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो हाइट होती है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इतना हाइट होनी चाहिए इस बैरोमेट्रिक लैग की। या देखिए इसको हम 2 बार बोल रहे हैं तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो बैरोमेट्रिक लैग बोलिए या तो आप बैरोमेट्रिक पोर्ट से ये जो आपका
मल्टी स्टेज स्टीम इंजेक्टर है वो उसकी हाइट बोलिए, उन दोनों के बीच में जो हाइट है वो 10.3 मीटर होनी चाहिए, या तो आप बोल सकते हैं इस बैरोमेट्रिक लेग की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 10.3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि इस बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कैसे निकालते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखिएगा, तो अब देखते हैं इस बैरोमेट्रिक लेग की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला लिखना होगा। आप जानते होंगे P = ρgh, P = ρgh होता है। इसमें P क्या है, प्रेशर है, एंड ये रो क्या है, डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है, ये जो आपका स्टीम यहाँ से इनलेट करा रहे हैं, स्टीम इनलेट करा रहे हैं, ये जो अब यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस हो रही है स्टीम, उसका डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी है। ठीक है, जी क्या है आपकी ग्रेविटी है, एंड एच क्या है हाइट, ये जो बैरोमेट्रिक लेग है इसकी हाइट है, इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तब इसमें देखिए यहाँ पे अब पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी वो देख लेंगे। अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कितना हो रहा है, 760 mmHg नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। कितना, 760 mmHg, यानी कि इतना हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेशर की वैल्यू कितना होगी, 760 mmHg। अगर हम 760 mmHg इसका अगर हम यूनिट कन्वर्जन करें, देखिए यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हम यूनिट इसका कन्वर्जन कर देते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 760 mmHg = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm होता है। और 1 atm का भी अगर हम यूनिट चेंज करें तो आप क्या लिख सकते हैं 1 atm को, 1 atm = होता है 101.325 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसका भी अगर हम यूनिट चेंज करें, अगर इसको हम MKS यूनिट में कर दें तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको MKS यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो आप जानते होंगे 1 न्यूटन बराबर होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम और चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 101.325 × 10⁻³। अब 1 न्यूटन बराबर क्या हो रहा है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अपान में ये जो मीटर स्क्वायर था ये तो रहेगा ही रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आपका, अब यहाँ से जो मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होगा, 1 मीटर क्या होगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिल के आता है, फाइनली क्या मिलता है, 101.325 × 10⁻³ kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, पी की वैल्यू मिली। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में लिखते हैं। अब इसको हम फार्मूले में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला था, P = ρgh। तब इसमें लिखेंगे तो P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 101.325 × 10⁻³ kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर रो की वैल्यू क्या है, यानी कि वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितना होती है, MKS यूनिट में अगर उसको हम लिखें तो 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। तो 1000 kg, 1000 को अगर हम 1000 kg है तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये इतना हो गया। एंड जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड एच तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एच को कैपिटल एच लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एच को कैपिटल एच लिख देते हैं। ठीक है, जिससे इसको क्या है, हमें इसी को फाइंड आउट करना है, एच को। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अब 10⁻³ इधर भी है, 10⁻³ इधर भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। अब आपका फाइनली क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 101.325 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, इतना मिला। और इधर क्या मिल रहा है हमें, अब 9.8 को हम इधर ले लेते हैं, 9.8 को इधर ले लेते हैं, 9.8 kg अपान, ये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको हम नीचे लिखते हैं। इससे क्या होगा, अभी कैलकुलेशन यहाँ पे और इजी हो जाएगा, मीटर क्यूब, kg प्रति मीटर क्यूब गुड़े ये वाला यूनिट क्या बचेगा, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर गुड़े क्या है, एच। अब यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब था, ये मीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है। तो इसमें से क्या होगा, कैंसल आउट होगा, यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर बचेगा और ये मीटर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमें फाइनली क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, 101.325 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 9.8। अब यहाँ पे 1 मीटर खत्म हो गया, अब बचा क्या है,
kg प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इतना बचा है इंटू एच बचा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए एच को क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मैथ तो आपका सिंपल जानते ही होंगे, तो इसको हम डायरेक्ट एच को इधर लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि जगह कम है तो डायरेक्ट एच को इधर लिखेंगे और ये तो ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा। क्या रहेगा आपका 101.325 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये 9.8 वाला जो था ये आ जाएगा 9.8 kg प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसके यूनिट को ही बस चेंज कर लेते हैं, इसको हम वैल्यू को रहने देते हैं। अब h इक्वल टू यहाँ पे लिखें तो क्या आ जाएगा 101.325 अपान 9.8। ठीक है, अब इसके यूनिट को देखते हैं। ऊपर का यूनिट क्या है, kg अपान मीटर सेकेंड स्क्वायर है। नीचे क्या है, ये kg अपान मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दो है। ठीक है, अब आप सिंपल इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं kg बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए और इसको इधर करेंगे, गुणे करेंगे तो इसका हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपान kg। आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए kg से kg कट गया। अब ये मीटर स्क्वायर था तो स्क्वायर से क्या होगा, 1 मीटर खत्म हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बचा क्या, केवल मीटर बचा, केवल क्या बचा, मीटर बचा। तो क्या हमें h की वैल्यू क्या यहाँ पे मिली 101.325 अपान 9.8 मीटर। अब 101.325 में यदि आप 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका मिलेगा 10.33 मीटर। यही जो आपकी है ये आपकी बैरोमेट्रिक लेग की हाइट होती है, यही आपकी बैरोमेट्रिक लेग की हाइट होती है। यदि आप बैरोमेट्रिक लेग की हाइट मिनिमम 10.33 मीटर नहीं रखेंगे तो इस कंडेंसर में जो लिक्विड कंडेंस हो रहा है, जो स्टीम कंडेंस हो रही है इस कंडेंसर में वो क्या होगी, नीचे नहीं ड्रेन होगी। ठीक है, वो नीचे ड्रेन नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या कि ये जो बैरोमेट्रिक लेग होते हैं इनको 45 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, जिससे ईजिली वो क्या हो, ड्रेन हो जाए, उसमें कोई एयर लॉक वगैरह ना हो, वो इजीली क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए, इसलिए इसको 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं। तीसरी चीज क्या कि ये जो बैरोमेट्रिक लेग होते हैं ये इस बैरोमेट्रिक पॉट में डूबे हुए होने चाहिए, यानी कि डिप होने चाहिए, नहीं तो अगर डिप नहीं होंगे तो आपका वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, इसलिए इस बैरोमेट्रिक पॉट के लेवल को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।